नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। आपकी गुड हेल्थ और वेल बीइंग की तमाम गुड विशेस के साथ मैं अनामिका अनंत इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ये शो है हेलो डॉक्टर, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे, जहां आपकी सेहत से जुड़ी हुई बातें होती हैं। सेहत बहुत ज़रूरी है, हमेशा हम इस बात को समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत जो है वही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है और इसी चीज़ को हम और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं हमारे शो में, ताकि आप भी सेहतमंद रहें और फिट इंडिया मूवमेंट में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी निभा सकें। अच्छा, आपने देखा होगा आमतौर पर जब भी नया साल शुरू होता है और फरवरी मार्च का महीना आता है तो अपने साथ मौसम तो बहुत खुशगवार होता है, हमें ये मौसम बहुत पसंद आता है, लेकिन इस मौसम में तमाम तरह के एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो हमें होने लगते हैं। इस मौसम में कई तरह की सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे आपको खांसी हो सकती है, नाक बहने की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक बंद होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ुकाम फील होता है, आँखें कई बार लाल हो जाती है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। इन्हें हम सामान्य भाषा में बोलें तो ये एलर्जी होती है। तो एलर्जी क्यों हो जाती है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं शहर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर M.K. गुप्ता साहब। आप एलर्जी अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सर? मैं एकदम बढ़िया। तो क्योंकि बदलते मौसम में ये परेशानी आमतौर पे बहुत सारे लोगों को देखी जाती है सर, और हम सामान्यतः इसको कोल्ड समझ लेते हैं कभी थोड़ा, क्योंकि इसमें फीवर भी होता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एलर्जी क्या है और इस मौसम में स्पेशली स्प्रिंग सीजन में क्यों देखी जाती है? देखिए, एलर्जी जो शब्द है ये एक बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका ओवर रिएक्शन है। यानी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका काम है कि बाहरी कोई भी चीज़ है, सपोज करो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी हमारी बॉडी में चीज़ आती है, तो हमारी बॉडी में एक बहुत खास बात है कि वो हमारा इम्यून सिस्टम से लड़ता है, लड़ के उसको बाहर कर देता है थ्रू वेस्टेज के थ्रू या किसी और अन्य माध्यम से। लेकिन जिन लोगों में एलर्जी की बीमारी होती है उनमें वो जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, और स्मार्ट हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ है उसके प्रति भी रिएक्शन दिखाने लग जाता है। अच्छा। जो कि एक आम आदमी के लिए खाने की चीज़ जैसे दही है वो नॉर्मल चीज़ है, अगर वो रोटी खा रहा है नॉर्मल है, अगर वो पेड़ पौधों की हवा ले रहा है तो वो तो नॉर्मल चीज़ है हर आदमी के लिए। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, आईजी एंटीबॉडी है और ईओसिनोफिल्स है, ये जो लड़ने का काम वो उसको ओवर रिएक्ट करती है, उस सामान्य चीज़ को भी अपना दुश्मन मान बैठती है और उसके साथ लड़ना शुरू करती है। उस लड़ने के फलस्वरूप जो रिलीज होते हैं स्टामिन्स, मास सेल्स फट के जो स्टामिन रिलीज हो जाता है वो रिएक्शन करता है, तो दैट इज़ द एलर्जिक रिएक्शन। तो उस स्टामिन की वजह से हमारे सारे सिम्टम हमें आते हैं। तो एलर्जी बेसिकली नॉर्मल चीज़ के प्रति ओवर रिएक्शन है बॉडी का, इम्यून सिस्टम का, ये एलर्जी होती है। अब आप कहते हैं कि इस मौसम में क्यों होता है, बदलते मौसम में एलर्जी हम दो तरह से देखते हैं। एक हमारी होती है परनीन एलर्जी, वार्षिक एलर्जी, यानी कि जो हमेशा रहती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि हमेशा छींके, जुकाम, खांसी बनी रहती है। डस्ट के संपर्क में आएंगे तो जुकाम हो जाएगा, किसी परफ्यूम के किसी के संपर्क में आएगा तो जुकाम हो जाएगी, छींकें आने लग जाएंगी। वो वार्षिक है, यानी कि वो परनियल है, पूरे साल भर रहता है। एक होता है सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी वो होती है जो मौसम के बदलने की वजह से होती है। जैसे कि ये जो मौसम है ये ऐसा माना जाता है इसमें नए फूल पत्ती आते हैं तो परागकण ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो इस जो मार्च अप्रैल का महीना है, फरवरी मार्च अप्रैल का महीना, एक इस महीने में एक बारिश के बाद कभी देखना जुलाई अगस्त सितंबर में भी ये सेम सिम्टम आते हैं। तो जो सीजन चेंज होने पे जो एलर्जी होती है, जो मुख्यतः है पोलन्स या फंगल स्पोर्स की वजह से होती है, उसको हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। और इस मौसम की में जो बढ़ने का कारण है वो पोलन्स है, परागकण। जो खेतों में इस समय नए पेड़ पौधे बनते हैं, नए फूल बनते हैं, उनके परागकण से जो एलर्जी होती है वो सीजनल एलर्जी, तो इस मौसम में इसलिए ज़्यादा होती है। तो ये सीजनल एलर्जी का कारण है जिसकी वजह से इस समय सिम्टम्स आते हैं। और सीजनल एलर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती है, दुखदायी होती है। एलर्जी से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है, हम अपने दर्शकों को इस शो में कनेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है एलर्जी से जुड़ा हुआ तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। 0141 ये हमारे शहर का STD कोड है जयपुर का। अगर आप जयपुर के बाहर से डायल कर रहे हैं तो स्टूडियो नंबर्स हैं 2704098 एंड 2704999। नंबर्स मैं रिपीट करती हूँ, 2704098 एंड 2704999। हमारे साथ हैं सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर M.K. गुप्ता साहब।
एलर्जी अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं और इनसे हम एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सर, तो ये तो बात हुई एलर्जेंस की, क्योंकि अगर हम बाहर आते हैं, धूल के संपर्क में आते हैं, या जैसे घरों में भी देखा जाता है कारपेट्स हैं अगर आपके घर में, या पर्दे बहुत दिनों से साफ नहीं हुए हैं, उसके आसपास भी अगर आप जाते हैं तो आपको कई तरह से मतलब एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, जुकाम भी हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, नाक या तो बहने लगती है या फिर बंद हो जाती है। तो एलर्जी भी कई तरह की होती है, कई बार आंखों में एलर्जी होती है, नाक में होती है, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। देखिए, आप एलर्जी को हम मुख्य से 5 भागों में बांटते हैं। 5 जो हमारे डिवीजन है वो बेसिकली कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, कौन से ऑर्गन्स में रिएक्शंस हुआ, उसके आधार पर हम डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आँख से। आँख में पानी आना, खुजली चलना, आँख लाल हो जाना, दैट इज़ द एलर्जिक कंजक्टाइटिस, जो एलर्जी की वजह से होती है, आँखों की एलर्जी बोलते हैं। सेकंड होता है झींके आना, नाक बहना, नाक से पानी आना, सफ़ेद नाक बहता रहता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, वो होता है एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की एलर्जी। जी। तीसरा जो है सिम्टम वो होता है गले में खराश होना, खांसी रहना बराबर, सूखी खांसी चलना लगातार, सुबह के समय ज़्यादा चलना, वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस की एलर्जी है। चौथा जो सिम्टम होता है वो सांस लेने में तकलीफ होना, छाती भारी होना, सांस फूल जाना, एलर्जिक अस्थमा। एंड 5वां जो ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन पे खुजली चल जाना, दाफड़ हो जाना, मोटे मोटे से चींटी खा जाती है, इस तरह से दाफड़ हो जाना, स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी में इचिंग होके ब्लड आने लग जाता है, वो अर्टिकेरिया या एटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब तो स्किन की एलर्जी हो गई। तो इस तरह से हम ऑर्गन्स के आधार पर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है वो हम एलर्जी को बांटते हैं। कई लोगों में केवल एक ही ऑर्गन के सिम्टम होते हैं, कई लोगों में 5 सिम्टम आते हैं, किसी में 2 या 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उनके कौन सा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एग्रीवेट हुआ है, कौन सा पार्ट में ये एलर्जी डेवलप हो रही है। कई बार चेंज भी होती रहती है कि शुरू में हमें जुकाम की एलर्जी रहती है, धीरे धीरे बदल के जुकाम तो खत्म हो जाता है और अस्थमा बनने लग जाता है, वो मार्च चलता रहता है, उसको एलर्जिक मार्च कहते हैं। तो इस तरह की जो एलर्जी यानी 5 ऑर्गन में से किसी न किसी को इन्वॉल्व करता रहता है। जी। अब आपने जो बात की कि कारपेट के संपर्क में आते हैं या किसी, तो वो एलर्जेंस है कि कौन सा एलर्जेंस है जो इस तरह के सिम्टम देता है। तो एलर्जेंस भी हम मुख्य रूप से 4-5 भागों में बांटते हैं। सबसे कॉमन जो एलर्जी है इंडिया में वो है हाउ डस्ट माइट। हाउ डस्ट माइट सबसे कॉमन, यानी 70 से 80% लोगों में जो एलर्जी के सिम्टम है वो डस्ट माइट की वजह से होता है। आपको दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। डस्ट अलग चीज़ है, जो हमारे धूल मिट्टी होती है, जो मैदान में धूल होता है जिसको बूढ़ा भी बोलते हैं अपन, बालू मिट्टी बोलते हैं, उससे एलर्जी नहीं होती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हाउ डस्ट माइट। हाउ डस्ट माइट एक कीड़े का नाम है जो पुरानी डस्ट में रहता है, वो उसका खाना है, जो हमारी स्किन से जो भी बॉडी से स्किन का पार्ट निकलते हैं उसको खाता है। तो वो जो पुरानी डस्ट होते हैं उसके अंदर ये स्किन के स्केल्स होते हैं, उसको वो खाता रहता है। तो सबसे कॉमन जो हम डस्ट माइट की एलर्जेंस को माने, उसको सिम्टम आते हैं कि वो बिस्तर पर जाके सोएगा, उसको शुरू हो जाती है जुकाम छींके, क्योंकि डस्ट उसमें मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, उसकी रूई में ये हाउ डस्ट माइट रहता है। जितना पुराना गद्दा होगा इतने ही ज्यादा सिम्टम आएंगे। इतने ज्यादा टाइनी होते हैं कि नजर नहीं आते, ये सूक्ष्म होते हैं, वेरी जो माइक्रोस्कोप से भी देखने में दिखते हैं। दूसरा होता है कारपेट। आपने देखा होगा होटल में जाते ही जैसे पैर रखते हैं उसकी स्मेल आती है तो आपको शुरू हो जाता है। वो कारपेट में जो डस्ट, क्योंकि पुराने कारपेट होते हैं, सालों से बिछे रहते हैं। जी सर, जी। आदमी इसमें चलता रहता है। तो बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक हैं जो काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर शो में, बताइए। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? मैडम मैं रोपड़ पंजाब से बोल रही हूँ। जी वेरी नाइस, बताइए। डॉक्टर एम के गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं। एलर्जी से जुड़ा कोई सवाल है आपका? हाँ जी मैम। बताएं मैम, आप लाइव हैं, सर सुन रहे हैं आपको। ओके मैम। मैम मेरा बेटा है, वो 7 ईयर का है जी। हाँ जी, उसको ना सीजनल एलर्जी है, जैसे आप ही बोल रहे थे फेब्रुआर मार्च में उसका नाक बहती रहती है, खांसी जुकाम ऐसे होता ही है मैम। 1 मंथ पूरा चलता है, कभी फीवर कभी कुछ। और बड़े बेटे को मैम वो पूरा साल ही, जैसे आप रात को अपने एसी ऑन कर दिया या पंखे के पास चले गए, उसको चीखें लगती रहती हैं, नहाने के बाद भी लगती है उसको। हाँ देखिए मैम, जो आप सिम्टम बता रहे हो कि उसको फरवरी मार्च में होता है, तो ये सीजनल एलर्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सिम्टम आप बताते हो कि एक आप चीज़ समझिएगा, शुरू में जो एलर्जी होती है वो राइनाइटिस के रूप में होती है। राइनाइटिस का मतलब होता है सिंपल एलर्जी होती है, इसमें छींके जुकाम होता है। लेकिन आप धीरे धीरे आप देखोगे कि उसको फिर ठंडी चीज़ों से एलर्जी होने लग जाती है, कोई भी परफ्यूम वाली चीज़ जो होती है खुशबू से हो जाती है। वो उसका रीज़न क्या होता है कि जब एलर्जी बार बार रहती है तो उसका पूरा का पूरा जो म्यूकोजा है, अंदर का नेजल म्यूकोजा, वो थिकन हो जाता है
उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि थोड़ी सी भी अगर उसको ठंडी हवा लगती है तो उसको सिम्टम आते हैं। तो वो राइनाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो गया, साइनोसाइटिस और टर्मिनेट हाइपरट्रोफी जिसको हम बोलते हैं, कि वो बहुत हाईली सेंसिटिव हो गया। तो हमें जो बेसिक रीजन है वो तो सीजनल एलर्जी, यानी उसको किसी परागकण से या फंगल स्पोर से एलर्जी होगी। वो एलर्जी के सिम्टम चलते रहते हैं, हम दवाई ले लेते हैं, सिट्राजिन खा लेते हैं मार्केट से, मोन्टेलुकास ले लेते हैं, वो आराम तो मिल जाता है, लेकिन वो जो म्यूकोजा की स्वेलिंग है वो बढ़ती रहती है, और उसकी वजह से फिर उसको साल भर ही भी दिक्कत होने लगती है। जब भी वो ठंड में, या जब आपने कहा नहाने में घुसता है, बाथरूम में गया, तो बाथरूम में जैसे ही वो पानी डालता है ठंडा, तो उसको सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो ये उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हुआ साइनोसाइटिस या टर्मिनेट हाइपरट्रोफी, उसके सिम्टम आने लग जाते हैं। तो हमें जितना जल्दी हो उस एलर्जी को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमें और सिम्टम ना हो और हमारी एलर्जी कॉम्प्लिकेटेड एलर्जी में न बदले। मैम, वी आर होपफुल कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। डॉक्टर एम के गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। आप एलर्जी अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। अगर एलर्जी से जुड़ा दर्शकों आपका कोई भी सवाल है तो ये शो पूरी तरह से आपका है। 0141 हमारा लैंडलाइन का कोड है, और उसके बाद आप नंबर डायल कर सकते हैं 27040998 या फिर 27049999। तो सर, जिस तरह से इन्होंने एलर्जी के बारे में बात की, ये तो काफ़ी अवेयर पेरेंट लग रही हैं हमें। इन्हें पता है कि बच्चे को एलर्जी है, लेकिन कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे एलर्जी ही है या नॉर्मल फ्लू हो गया है, और उसमें लोग ओवर द काउंटर जाकर के मेडिसिन ले लेते हैं। कुछ मेडिसिन का आपने जिक्र भी किया, तो ये पता कैसे चले कि ये एलर्जी है, कोई सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गए, मैंने देखा है कि लोग हर जुकाम खांसी को एलर्जी बना लेते हैं और उसका ओवर ट्रीटमेंट करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को एलर्जी होती है और वो उसको एंटीबायोटिक लेके इन्फेक्शन समझ के और एंटीबायोटिक खाता है, हर साल में 2 बार एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स ले लेता है, कभी किसका कोर्स ले लेता है, बोले मैं ठीक हो गया। जबकि ये इस तरह से वो बीमारी गलत दिशा में जाती है, डायग्नोसिस गलत होता है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन आगे जाके होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि वो उसको फिर हमेशा के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि हम कैसे पहचानें कि ये एलर्जी है या वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि दोनों के सिम्टम सेम रहेंगे। लेकिन 1-2 चीज़ ऐसी जिसको हम बता सकते हैं कि ये एलर्जी है, ये इन्फेक्शन नहीं है। जैसे सबसे पहले हम जो बात करते हैं हिस्ट्री, यानी पेशेंट की हिस्ट्री के आधार पर हमको सबसे पहले डायग्नोस होता है कि एलर्जी है या नॉन एलर्जिक पेशेंट है। तो एलर्जी वाले पेशेंट में जैसे नाक की एलर्जी है तो छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा, नाक बंद हो सकती है, लेकिन उसको फीवर नहीं आएगा। अगर किसी को फीवर के साथ ये सिम्टम आते हैं तो ये एलर्जी के अगेंस्ट में है, ये फिर वायरल इन्फेक्शन होता है। तो अगर उसको इस तरह के सिम्टम फीवर के साथ है, जो कि आमतौर पे 2 से 3 दिन का फीवर रहता है, फिर ऑटोमेटिक फीवर खत्म हो जाता है, तो वो सिंपली वायरल इन्फेक्शन होता है, वो एलर्जिक नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों के ये साइनस ब्लॉक होते हैं या टर्मिनल हाइपर होती है, उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन होता रहता है, वो एलर्जी नहीं है। तो हम फालतू में एलर्जी का उसको नाम न देकर उसको एलर्जी की दवा न दें, सिंपल उसका वेट करें 3 दिन तक, 3 दिन में फीवर अपना आप चला जाएगा। अगर हमें लगे कि फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है या ज़्यादा परेशान करे तो सिंपल पैरासीटामोल का टैबलेट ले ले, और एक कोई भी मेडिसिन जो भी आपको सिम्टम जुकाम की एंटीहिस्टामिनिक सेम आएगा, सिट्राजिन आपकी सिम्पल दवा है वो ले सकते हैं। ये हो गया इन्फेक्शन वाला। एलर्जी में जो होता है वो फीवर कभी नहीं आता है, केवल छींकें आएंगी, जुकाम होगा, नाक बंद होगी। और एलर्जी में दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो सीजनल होता है, जो मैंने बताया ना कि जब भी मौसम चेंज होगा तो होगा, बाकी टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बच्चे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो पूरे साल भर ठीक रहेगा। जैसे फरवरी का 15 फरवरी का टाइम आता है, 15 फरवरी से 15 मार्च सबसे पीक टाइम होता है पोलन्स का। विशेष रूप से जयपुर में एक पोलन होता है, छलील का पेड़, बुलबुल जिसको बोलते हैं, होलोप्टीलिया इंट्रोगोफोलिया, वो बहुत काफ़ी मात्रा में है। तो आप देखिए कि कई लोगों को बिल्कुल फरवरी शुरू होते ही होता है और मार्च में खत्म हो जाता है, तो वो एक परागकण का एलर्जी है, उसके बाद कभी नहीं होगा, तो वो सीजनल एलर्जी हो गया। जी, तो वही बदलते मौसम की जो हम तो बात आपको कर अगर रहे इस तरह के सिम्टम है तो आप एलर्जी के, अगर आपको फीवर के साथ है तो वो इन्फेक्शन है। एक दर्शक और कनेक्ट हो गए हैं सर, इनसे बात कर लें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। जी मैडम नमस्ते, मैं नवल किशोर बैरवा उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए अपना सवाल। धन्यवाद मैडम। मैडम मुझे जैसे मैं कहीं नई जगह में जाता हूँ, जैसे यह एलमीरा खोली, कुछ ऐसे कपड़ों से मुझे छींकें आती हैं, और ये अधिकतर बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। तो क्या ये एलर्जी संबंधित है या किस तरह से, और इसके लिए क्या करूं मैं? बिल्कुल, आप जो बता रहे हो कि आपको कपड़े, पुराने कपड़ों को इनको टच करने से या बारिश के समय पे ये दिक्कत ज़्यादा होती है,
तो देखो दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं, दो तरह की एलर्जी के सिम्टम्स आप में मिक्स है कि आप सीजनल जो होता है कि बारिश के मौसम में परागण भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और पुराने कपड़ों में डस्ट माइट जो मैंने बताया, या एक फंगस जो होता है ना, फंगल स्पॉट्स जो होते हैं जिसको सीलन जो आ जाती है घरों के अंदर, उसमें फंगल स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है घरों में जिनमें बारिश के बाद में, तो वो फंगस के स्पॉट्स आ जाते हैं इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो आपके सिम्टम तो एलर्जी के है, लेकिन कौन सा एलर्जन कर रहा है उसके लिए फिर आपको एलर्जी टेस्ट पे जाना पड़ेगा। वो हमें करेगा कि ये पोलन की एलर्जी है या फंगल स्पॉट्स की एलर्जी है, डस्ट माइट की। आपके तीनों के सिम्टम कॉमन है, तीनों सिम्टम हो सकते हैं, तो एलर्जी टेस्ट हमको डिटेक्ट करेगा कि कौन सा एलर्जन हमारे लिए जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए, और हम उस एलर्जन के प्रति अवेयर होंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे या उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो हम चालू करेंगे तो आपके सिम्टम्स हमेशा के लिए चले जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई सवाल आपका? धन्यवाद आपके सवाल के लिए सर। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, एलर्जन टेस्ट के बारे में आप बता रहे थे, यानी कि नॉर्मली अगर एलर्जी होती है हमें, स्पेशली बदलते मौसम में, जो आपने पीक टाइम बताया 15 फरवरी से 15 मार्च का टाइम, स्पेशली इन राजस्थान, जयपुर, या फिर जब हम अक्टूबर वाला समय देख रहे होते हैं उस समय होती है, तो ये एलर्जन टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं और इसमें क्या 100% ये रिजल्ट आ जाते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है? जी देखिए, एलर्जी टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एलर्जी टेस्ट जो है वो सेकंड स्टेप है। पहला जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, यानी पेशेंट की जो देखना है, पेशेंट की जो खुद जो बताता है उससे हमारा 50-60% डायग्नोसिस बन जाता है कि मरीज, जैसे इन्होंने बताया तो हमें पता हो गया कि इनको 3 में से किसी एक से एलर्जी है जी। वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। केवल एलर्जी टेस्ट कराना और उसके आधार पर ट्रीटमेंट चालू करना वो बिल्कुल ही गलत है, उससे आपकी बीमारी को गलत डायरेक्शन मिल सकती है और आप गलत ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि एलर्जन की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप सारे एलर्जन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हिस्ट्री से हमको ये पता चलता है कि ये मरीज वास्तव में एलर्जिक है या नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, हमको ये पता चलता है कि एलर्जी है तो सीजनल है, यानी पोलन से एलर्जी है या डस्ट माइट एलर्जी है या कोई इसको फंगल स्पोर्स की एलर्जी है, कई बार पेट, डॉग से, कैट से, इनसे जो एलर्जी है वो तो सिम्टम नहीं है। तो उससे हमारा एक पूरा ढांचा बन जाता है कि इसको कौन सा एलर्जी टेस्ट कराना है हमें। हम फिर उस पर्टिकुलर एलर्जी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उस परफॉर्म करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एलर्जन को लेके बॉडी में टच कराते हैं। टच कराने के 15 मिनट हम वेट करते हैं, तो वो जो एलर्जन अगर पॉजिटिव होगा तो वो रेड अपना सर्किल बना लेता है और उसकी मोर देन 3 mm वो बढ़ जाता है, जितना लगाते हैं वो नेगेटिव से 3 mm बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये इसके साथ सेंसिटिव है जी। मेरा अलग सब देख लीजिएगा, मैं एलर्जी नहीं बोल रहा, टेस्ट को सेंसिटिव बोल रहा हूँ। दोनों में फर्क होता है कि ये एलर्जी है या सेंसिटिविटी है। तो जो टेस्ट बताता है वो सेंसिटिव बताता है कि ये आदमी, ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर एलर्जी के प्रति सेंसिटिव, अगर वो रेड हो गया तो, अगर वो नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया, तो वो उस के प्रति एलर्जिक नहीं है। दूसरा मेथड होता है ब्लड से। ब्लड से हम जो टेस्ट करते हैं उसमें भी हमको ये देखना होता है कि इसको कौन सा एलर्जन लगाना है, इसको डस्ट माइट का लगाना है, इसको हमको पोलन्स का लगाना है, या इसको हमको फंगल स्पोर्स का लगाना है, या पेट का लगाना है, या फूड का लगाना है। तो वही एलर्जन हम उसको डालते हैं ब्लड में। जो इम्यूनोकैप मेथड होता है एक हमारा, वो सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है। मार्केट में इतने सारे मेथड है जो आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देते हैं कि भिंडी मत खाइए, टमाटर मत खाइए, दाल मत खाइए, इससे पॉजिटिव है, जो वो बिल्कुल मिथ्या रिपोर्ट है। उसका कोई एलर्जी रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है उसको कराने का, और उसके आधार पर अपने बच्चों का विशेष रूप से आप देखिए, हमारे पास बच्चे आते हैं 15-15 साल से दूध नहीं पी रहे, क्यों? कि साहब वो टेस्ट कराया था, उसमें एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव आ गया दूध से, जबकि उसको दूध से एलर्जी होती नहीं है। वो जो रिपोर्ट है वो फेक रिपोर्ट होती है। अगर दूध से एलर्जी होती है तो सिम्टम्स जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं कि दूध जैसे आप लेंगे, लेते ही आपकी बॉडी में खुजली, दाफड़ और पूरी बॉडी स्वेल हो जानी चाहिए, मतलब सांस की तकलीफ होगी, जबकि उसको कुछ नहीं होता। जब दूध पीता जब कुछ भी नहीं होता था उसको तो, लेकिन वो क्या रिपोर्ट में आ गया, उसने बंद कर दिया। सर, एक दर्शक कनेक्ट हो रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। हाँ नमस्कार मैडम जी। नाम बताइए, सवाल बताइए। पूसाराम सारण जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछें प्लीज। मैडम, मैं पूसाराम सारण बोल रहा हूँ मकराना से। जी जी बताएं सर, आपको सुन रहे हैं। मैडम मेरा क्या है कि ये डॉक्टर को देखा, सीजनल रिनाइटिस है, छींके आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना जी। एंड दिस प्रॉब्लम इज सिंस 10 years। ओके। डॉक्टर ने जो यही देते हैं लिवोसेट्राजिन, ट्रेजाजिन, उसके लिए 24 आवर्स तक ठीक रहता है। अब प्रॉब्लम ये होने लगी, 10 साल से खा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये, रात के टाइम में मेरा नाक चौक हो जाए तो मेरे सांस लेने में दिक्कत आती है, मुंह से लेना पड़ता है। अब मुंह से लेना पड़ता है तो वो पूरा गला है ना सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, ऐसे लगता है कि ये रफ हो गया है, बड़ी परेशानी होती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है?
जी सर, जो आप बता रहे हैं वो सिम्टम्स जो बता रहे हो कि छींके आती है, नाक बंद हो जाता है। जब नाक बंद हो जाएगा तो स्वतः ही आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ेगा। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह गला सूखेगा, क्योंकि जो हमारी नाक की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि जैसे ही एयर अंदर जाती है तो उसको वो गीला करती है, उसको ह्यूमिड करती है, तब अब अंदर सांस में जाता है। लेकिन अब डायरेक्ट मुँह से लेते हैं तो सूखी हवा जाती है, तो सूखी हवा आपके गले को खराश कर देती है। कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है खराश कि ब्लड आने लग जाता है। हम खांसते खांसते हल्का सा ब्लड भी आने लग जाता है, इतना ज़्यादा छिल चुका होता है गला हमारा। तो आपको जो सिम्टम आ रहे हैं वो एलर्जी राइनाइटिस के हैं, उसके साथ में आपका नेजल ब्लॉक हो गया है, क्योंकि आपके जो टर्मिनेट्स होते हैं, नाक के अंदर जो ग्लैंड होती है ना, वो मोटी हो गई है, उसने पूरे नाक के रास्ते को बंद कर दिया है। तो हमें पहले बेसिक रीजन पे जाना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम है ये एलर्जी के हैं या बिना एलर्जी के हैं। उसके बाद अगर वो एलर्जी के हैं तो हमें एलर्जी का कोर्स लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि पहला जो एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है वो बचाव होता है, कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी उससे बचना होगा। दूसरा होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट होता है, कि हमें मेडिसिन देनी होती है जो हमारी स्वेलिंग हो गई है उसको ख़त्म करेगा, नाक को खोलेगा और सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा। और तीसरा जो है, अगर इनके बावजूद भी हमारे आराम नहीं आता तो हम इम्यूनोथेरेपी डेवलप करते हैं, कि आपको जिस पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी है उसी को हम आपकी बॉडी में डालते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन बनता है कि उसमें जो वायरस होते हैं, डेड वायरस होते हैं पोलियो के, वो बच्चे को डालता है कि बच्चे की एंटीबॉडी बन जाए पोलियो के अगेंस्ट। सेम प्रिंसिपल यहाँ होता है कि उस जो एलर्जन आपको आ रहा है, सपोज करो डस्ट माइट एलर्जन है या पोलन एलर्जन है आपका, हम उसको एक निश्चित समय के साथ आपकी बॉडी में डालते रहते हैं और उसके साथ आपकी ये बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है और एंटीबॉडी डेवलप करती है। वो जो एंटीबॉडी बनेगी तब फिर आपको इस तरह के सिम्टम आना बंद होंगे और ये बीमारी स्वतः धीरे धीरे रिग्रेस होकर आपको हमारे के लिए परमानेंट सॉल्यूशन देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। सर, तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, इम्यूनोथेरेपी वाली जो बात है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है उसी के एलर्जेंस जो हैं वो बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, सो दैट आप इम्यून हो जाएं उस चीज़ के लिए। अगर हम बचाव की बात करें सर, निदान की बात करें, तो तमाम तरह की एलर्जी से बचने के क्या उपाय? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एलर्जन से बचना है तो पहले एलर्जन डिटेक्ट होना चाहिए। एलर्जन डिटेक्ट के मैंने आपको बताया कि 3 तरह के एलर्जन मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है जो 50 to 60% जी एलर्जेंस है वो हाउडस्ट माइट है, दूसरा पोलन है, तीसरा फंगल स्पोर्स है और चौथा पैट है। उसके अलावा फिर नॉर्मली फूड आइटम्स होते हैं जो बताता हूँ। तो हाउडस्ट माइट से कैसे बचे? सबसे कॉमन जो एलर्जी होती है हाउडस्ट माइट होती है, या कॉकरोच डस्ट इसको बोलते हैं हम, जो घरों की धूल मिट्टी होती है सफाई के समय जो होता है, या दिवाली के समय जब गद्दे निकालते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हाउडस्ट माइट के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमारे घर में ऐसा जो एलर्जिक अगर हम हैं घर में, तो हम उस घर में कोई भी पुराना आइटम नहीं होना चाहिए। जो भी गद्दे बहुत पुराने 3-4 साल ज़्यादा पुराने हो गए हैं उसको या तो आप चेंज कर दीजिए या उसको फिर धूप लगाइए ताकि उसके वो डस्ट माइट खत्म हो जाए। जी। जिस बच्चे को या आदमी व्यक्ति को एलर्जी है वो अपने कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कारपेट है वो ना बिछाएं, क्योंकि अगर कारपेट बिछाओगे तो 100% चांस है कि उसको एलर्जी डेवलप होती रहेगी, क्योंकि डस्ट माइट उसमें रहेगा। तो उनका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। ज़्यादातर आइटम लकड़ी के या प्लास्टिक के होने चाहिए जिनमें कि डस्ट माइट नहीं होता है। कोई भी फर वाले आइटम जैसे खिलौने हैं वो नहीं होने चाहिए, कारपेट नहीं होना चाहिए, कोई भी पुराना गद्दा नहीं होना चाहिए, पुराने सोफाज नहीं होने चाहिए उसके रूप में। इवन पेट्स को भी बहुत क्लीन रखें फिर। और चौथा है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, फाइल्स आपके घर में है तो वो उस रूम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस फाइल जितनी पुरानी फाइल होती जाती है उसके अंदर वो सीलन होती है और वो डस्ट माइट डेवलप होता रहता है। तो ये काम पे कॉमन चीज़ है, इसको आप आराम से कर सकते हो। बस आपको अपने को अवेयर रहना है, पहले हमें देखना है कि हमें डस्ट माइट से एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो आप इन चीज़ों को करेंगे, आपके 50-60% सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे। सर, एक दर्शक भी कनेक्ट हो गए, इनसे बात कर लें। नमस्कार, बताएं। जी क्विकली पूछिए सवाल। जी सवाल पूछिए, आप लाइव हैं सर, आपको सुन रहे हैं। सर, मेरा अस्थमा एलर्जी है जी, कई सालों से है। मेरी 52 साल उम्र हो गई, लगभग 25 साल से है सर। आपको नाक से दिक्कत होती है? नाक की एलर्जी रहती है ना? सांस की रहती है सर। आँख की? हाँ। सांस की तकलीफ? अस्थमा है आपको? हाँ, तो ये देखो, अस्थमा जो होता है वो एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। आमूमन तौर पे सर, मैं 20 साल पहले जयपुर जांच करवाई थी। वो डॉक्टर थे वीरेंद्र सिंह शेखावत। हाँ, उससे कई दिन दवाई भी ली, उससे ठीक भी रहा मैं। पर गरीब आदमी सर
बीच में पैसा की तंगी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, कई दिन तो ली ठीक रहे हो, फिर बाद में मैं नोर आंखों मारूं, नोर है नजदीक में, कुछ डॉक्टर से ली, अब मेरे को अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज्यादा रहती है। हाँ, तो देखिए आपके सिम्टम जो बता रहे हो अस्थमा के हैं, सांस में तकलीफ होती है। अस्थमा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अस्थमा के दोनों तरीके से होता है, एक एलर्जिक अस्थमा होता है, एक नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। या दूसरा रूप कई बार अस्थमा और सीओपीडी सेम सा होता है, जो दमा कहलाता है, वो बड़े आदमी में होता है, स्मोकिंग करने वाले लोगों में होता है। अब आप बता रहे हो मेरे को सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये एलर्जी के फेवर में जा रहा है कि आप एलर्जिक अस्थमेटिक हो सकते हो। उसके लिए कंफर्म करने के लिए जो अगेन हमें एलर्जी टेस्ट पे जाना होगा। अगर हम वास्तव में पोलन एलर्जी है और अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको दिक्कत हो रही है, तो हम उस एलर्जन को अगर अवॉइड करें और उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप करें, तो आपका अस्थमा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सर, तो हम हमने डस्ट माइट की बात की, अब सेकंड हम बात करें पोलन्स की। पोलन्स में सबसे मुख्य होता है परागकण। परागकण होते हैं हमेशा पार्क में, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, फूलों में। तो अगर हमें एलर्जी है परागकण की, लेकिन ऐसे हिस्ट्री के आधार के बाद में हमको एलर्जी टेस्ट से पता करना पड़ेगा कि हमें कौन सा परागकण एलर्जिक है। तो जैसे मुख्य रूप से ग्रास होती है, वो एलर्जिक होती है। पेड़ होते हैं, बड़े ट्रीज होती है, जैसे नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, ये एलर्जिक होते हैं। या फिर जो खरपतवार जिसको बोलते हैं, अमरंथस जो होता है, जो आपके बारिश के बाद में उग जाता है, उसके परागकण बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। तो अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स, इनसे एलर्जी है, तो हमें पार्क में कम से कम जाना होगा, विशेष रूप से जब बदलते मौसम में। दूसरा, जब हम कार में जाएँ या कहीं जाएँ, तो विंडो को बंद रखनी होगी, अदरवाइज वो एयर जो होती है उसमें पोलन्स होते हैं और वो हमारे को कॉन्टैक्ट में होता है। या बाइक पे जाएंगे तो पूरा कवर करके जाएंगे नाक को, आँख को, ताकि हमें कम से कम उसको पोलन्स को हम एक्सपोज ना हो। तो ये तमाम मेथड है जिसके द्वारा हम उस पोलन्स के प्रति अगेंस्ट अपन उसको बचा सकते हैं। फिर भी हमें लगता है कि हम नहीं पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे, तो वैक्सीन इम्यूनोथेरेपी पे हमें जाना होता है। तीसरा होता है अगर हमें पेट से एलर्जी है, मान लो कि हमने टेस्ट किया और हमें पता चला कि कैट से इनका पॉजिटिव है और घर में कैट है, तो उसको हटाना होगा, क्योंकि उसके कोई इलाज नहीं है कि हम कैट को साथ रख के भी अगर उसके साथ रहेंगे तो डेली एक्सपोज होंगे। लेकिन टेस्ट कन्फर्मेटरी होना चाहिए आपका कि एक्चुअल में कैट से है या केवल बस हमको एक्सपोज होते हैं इसलिए हो जाता है, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका टेस्ट होता है डेंडर्स का, कैट है, डॉग है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, रैट है, इनमें किसी भी डेंडर से आपको अगर एलर्जी है, क्योंकि उसके जो फर होते हैं और जो उसकी लेटरिंग होती है उसमें वो प्रोटीन होता है जो एलर्जिक होता है। तो उस पर्टिकुलर डेंडर्स की हमको एलर्जी टेस्ट करना होता है। पूरे पेट से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसकी जो वेस्टेज होता है, उसके मलमूत्र होता है, उससे सब ज़्यादा एलर्जिक होता है वो। और वो क्या डस्ट के अंदर जब वो कर देता है तो वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, उसके बाद हमको एक्सपोज होता रहता है वो। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे हम एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। जी, तो सर आपने तमाम तरह की एलर्जी के बारे में बताया और साथ ही उनसे उपचार और बचाव के बारे में भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम बातों पे प्रकाश डाला। डॉक्टर एम के गुप्ता साहब, आप शो में आए हेलो डॉक्टर में और हेल्थ से जुड़ी सारी बातें आपने की, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और जो मेरे से नॉलेज थी मैंने उसको शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही हम भी आपसे इजाज़त लेंगे। आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर एम के गुप्ता साहब, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि अस्थमा और एलर्जी रोग विशेषज्ञ। हमें उम्मीद है आपको आज का शो भी हमेशा की तरह पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो आपकी अच्छी हेल्थ और गुड वेल बींग की तमाम गुड विशेस के साथ एक बार फिर से अनामिका आपको कहती है अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।